पिछले 2 दिन से ना सिर्फ़ एक चीज़ चल रही है कि गौतम अडानी के अगेंस्ट यूएस के एक ग्रैंड जूरी ने अरेस्ट वारंट इश्यू कर दिया। लेकिन इंडाइटमेंट होने के बाद, अरेस्ट वारंट इश्यू होने के बाद मेजॉरिटी लोग ये कह रहे हैं कि भई इनको जेल भेज दो और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि एक्स्ट्राडिशन भी हो जाएगा। बट एज़ ए कॉमन इंडियन सिटिज़न, एज़ ए रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटिज़न, आपकी और मेरी ड्यूटी क्या है? हमें पता होना चाहिए लॉ क्या है। अगर हमें ये पता होगा कि इसमें कानून क्या इन्वॉल्व है, ग्रैंड जूरी के बारे में, उनके अरेस्ट वारंट का इम्प्लीकेशन क्या होगा और उसके बाद यूएस गवर्नमेंट के पास इसमें क्या राइट्स हैं, किस तरीके से अगर एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट आती है, नहीं आती है, तो वो इनके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट के पास और इंडियन कोर्ट्स के पास इस तरह की कोई यूएसए से रिक्वेस्ट आती है, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कोर्ट जो है उसको मना कर सकते हैं कि भई हम इनको नहीं भेजेंगे? और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर उनको वहाँ अरेस्ट वारंट की कंप्लायंस में भेजना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में केस का आउटकम क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन जिनके अगेंस्ट भी ये ब्राइबरी के जो एलिगेशन लगे हैं कि आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी को रिश्वत दी है या ब्राइब किया है, तो इस पूरे प्रकरण में, पूरे के पूरे सिचुएशन में क्या ऐसा हो सकता है कि ये लोग यूएसए में अगर केस ना लड़ें और वहाँ यूएस गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट कर लें और उस एग्रीमेंट के एवज़ में कोई पेनल्टी या कुछ पैसे जमा करा के इस केस को ख़त्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर लॉ पता है, तो इसको समझना बहुत आसान है। मीडिया के चक्कर में मत लगो, पॉलिटिकल चीज़ों के चक्कर में मत लगो, लोग अपनी रोटियाँ सेकते रहेंगे। आप फैक्ट्स और लॉ के ऊपर बात करते हैं। देखो पहली चीज़ तो आप ये समझो कि किसी भी देश में अगर कोई केस फाइल हो गया, तो केस फाइल होते ही इसका मतलब ये नहीं होता कि इसी आदमी ने जो क्राइम है वो किया है और कन्विक्शन इसका 100% होगा या नहीं होगा। हर देश का जो लॉ है उसका प्रोसेस थोड़ा-सा अलग है। जैसे हमारे देश में क्या होता है कि कोई क्रिमिनल का केस फाइल हुआ, तो उसमें चार्जशीट फाइल होती है। ऐसे ही जो यूएसए है, वहाँ पे भी इसी तरीके से केस फाइल होता है और वो क्रिमिनल केस अगर की कैटेगरी में आता है, तो वहाँ यूएस के जो फेडरल लॉज़ हैं, स्टेट लॉज़ हैं, उसमें अगर कोई क्रिमिनल एंगल है, तो उसमें ग्रैंड जूरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जा सकती है। अब ग्रैंड जूरी क्या होती है? 16 से 23 लोगों का एक ग्रुप होता है। हमारे देश में जो क्रिमिनल कोर्ट हैं, वो चलते हैं जज के बेसिस पे, यानी एक कोर्ट में एक जज होता है, वो पूरा केस सुनता है और उसके बाद अपना जो डिसीजन है वो देता है। यूएसए में होता क्या है कि जो जज है वो एक रहेगा और उसके साथ में 16 से 23 लोगों की एक जूरी होती है और उनके सामने जो केस फाइल होता है उसमें कौन-कौन से एलिगेशन लगे हैं सरकार की तरफ से, क्या-क्या एविडेंस उसके फ़ेवर में है, सरकार के फ़ेवर में और अक्यूज़्ड के अगेंस्ट, वहाँ बेसिकली डिफेंडेंट बोलते हैं। तो उनको प्रेज़ेंट किया जाता है। उसके बाद कि कौन-कौन से कानून जो है उसका वायलेशन हुआ है, वो प्रेज़ेंट किया जाता है। जब वो उनके सामने प्रेज़ेंट किए जाते हैं, उसके बाद ग्रैंड जूरी डिसाइड करती है कि इनके अगेंस्ट समन इश्यू करना है, इंडाइटमेंट इश्यू करना है कि नहीं करना है। इंडाइटमेंट अगर होता है, तो फिर वो समन करके भी बुला सकते हैं और अरेस्ट वारंट भी इश्यू कर सकते हैं। और साथ में ये भी हो सकता है कि वो केस वो वहीं की वहीं खत्म कर दें, उनको लगता है कि जो एविडेंस उनके सामने लेके आ रहे हैं दैट इज़ इनसफिशिएंट, प्रोबेबल कॉज़ नहीं है। इन दैट सिचुएशन वो केस वहीं खत्म भी हो सकता है। लेकिन अगर उनको लगता है देयर इज़ अ प्रोबेबल कॉज़ टू एक्चुअली समन दैट पर्सन, तो 2 सिचुएशन होंगी। एक, समन इश्यू करना है या अरेस्ट वारंट इश्यू करना है। समन तभी इश्यू किए जाएँगे जब उनको ये लगे कि हाँ, ये बंदा जो है ये फ्लाइट रिस्क नहीं है, ये कोऑपरेट कर सकता है और वॉलंटरीली आ जाएगा। और इन अदर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस जहाँ उनको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये वॉलंटरीली हमारे पास नहीं आएगा, तो उस सिचुएशन में अरेस्ट वारंट इश्यू किया जा सकता है। इंडिया में भी ऐसे ही होता है। चार्जशीट फाइल हो गई, समन इश्यू करेंगे और अगर समन की कंप्लायंस पे कोई नहीं आता है, तो उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इश्यू कर सकते हैं। लेकिन वारंट ट्रायल के अंदर इंडिया का हमारा कानून है, वो भी यही कहता है कि अगर समन्स केस है, तो समन इश्यू किए जाएँगे, अगर वारंट ट्रायल है, तो उस सिचुएशन में समन्स और वारंट में से कुछ भी इश्यू किया जा सकता है। दिस इज़ द डिस्क्रिशन। तो ऐसा कोई हो हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है, लीगल प्रोसेस है। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप और इस स्टेप तक पहुँचने के लिए देयर इज़ एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जैसे एफबीआई है या एसईसी है। वो जो है उन्होंने एविडेंस की कलेक्ट किए होंगे, फाइल बनाई होगी और वो फाइल को उन्होंने फाइल किया होगा। उसके अंदर सारे जो टेस्टिमनी होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उन्होंने लिए होंगे या जो भी एविडेंस उन्होंने कलेक्ट किया वो उसके अंदर लगाया होगा। वो लगाने के बाद वो ग्रैंड जूरी के पास पहुँचे और ग्रैंड जूरी के पास पहुँचने के बाद प्रोसिक्यूटर यानी जो वहाँ के जो यूएस अटॉर्नी होंगे, उन्होंने ये प्रे किया होगा कि इनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इश्यू कर दिया जाए, तो उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इश्यू हो गया। अब उस अरेस्ट वारंट के कंप्लायंस को कंप्लीट करने के लिए, उसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए देयर आर डिफरेंट स्टेप्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन्होंने सही किया, गलत किया, ब्राइबरी की, नहीं की,
मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि लीगल प्रोसेस क्या है। तो अगर यूएसए के अंदर किसी के अगेंस्ट अगर अरेस्ट वारंट इशू होता है तो उसके लिए एफबीआई और जो यूएस मार्शल्स होते हैं वो उस अरेस्ट वारंट का एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी स्टेट में जाके। और जो इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट है जैसा इस सिचुएशन में हुआ है उसको एग्जीक्यूट करने के दो तरीके हैं। एक तो यूएस अथॉरिटीज़ अब क्या करेंगे, इंटरपोल के पास जो अपना रेड नोटिस है उसको इशू करवाएंगी। रेड नोटिस का मतलब कि इंटरपोल का जो नेटवर्क है उसके थ्रू अगर ये कहीं ट्रैवल करते हैं तो इनको किसी कंट्री में अरेस्ट किया जा सकता है। और दूसरा ये जो रास्ता है वो दैट इज़ रिलेटेड टू द एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट यूएसए से इंडिया में आए क्योंकि इंडिया और यूएसए के बीच में एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, तो उस ट्रीटी के बेसिस पे एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट आ सकती है। अब एक्स्ट्राडिशन के लिए भी सोचना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट के लिए यूएस गवर्नमेंट को ये शो करना पड़ेगा देयर इज़ अ ड्यूअल क्रिमिनलिटी, यानी जो चीज़ यूएसए में एक ऑफेंस है, एक क्राइम है, वही सेम चीज़ इंडिया में भी एक क्राइम है। यानी जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो हमारे इंडिया में प्रिवेलिंग है, और जो एफसीपीए यानी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट यूएसए का है उन दोनों में ही ये सेम क्राइम है। तो उनको पहले ये शो करना पड़ेगा और ये शो करने के बाद वो यहाँ एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट भेजेंगे। लेकिन सबसे बड़ा कैच ये है कि इंडियन कोर्ट्स जो हैं वो कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे एक्स्ट्रेडिशन की जो रिक्वेस्ट है उसको मना कर सकते हैं। और वो ग्राउंड्स क्या हैं? पहला, द ऑफेंस इज़ पॉलिटिकल इन नेचर। अगर ऑफेंस जो क्राइम है अगर उसमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है या कोई एंगल है जिसमें पॉलिटिकल वेंडेटा है या पॉलिटिकल गेन है तो उस सिचुएशन में एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट है उसको मना किया जा सकता है। दूसरा, एविडेंस जो उन्होंने वहाँ पे प्रोड्यूस किया है वो अगर हमें लगता है या इंडियन कोर्ट्स को लगता है कि दैट इज़ इनसफिशिएंट तो उस सिचुएशन में एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट है उसको मना कर सकते हैं। और तीसरा, देयर इज लैक ऑफ रेसिप्रोसिटी। तो कुछ ऐसे ग्राउंड्स के बेसिस पे एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट को जो है उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। और अगर वो एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट जो है अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो उसके बाद वो मैटर जो है वो नीचे कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जो है इंडिया में अलग से फाइट किया जाएगा। और इंडियन कोर्ट्स के पास बहुत डिस्क्रिशन है इस चीज़ को लेके। और इस पूरी लीगल बैटल के अंदर 4 ऐसे कानून हैं जिनके ऊपर बहुत तगड़ी बहस हो सकती है। पहला है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट जो कि यूएसए का है, जहाँ पे किसी भी तरीके के जो ब्राइबरी है ऑफ फॉरेन ऑफिशियल्स वो दैट इज़ पनिशेबल। दूसरा, इसके अंदर सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज एक्ट ऑफ 1934 जो कि खुद यूएसए का है, जो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस सिक्योरिटी मार्केट में अगर फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस चल रही है तो उसको रोकने के लिए बनाया गया था। और तीसरा, यूएसए का ये लॉ है जिसे कहते हैं वायर फ्रॉड। तो उसके अंदर भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को किसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है तो वो भी इसके अंदर जो है जो उस बहस में है तो वो भी इस बहस का पार्ट बनेगा। और इसके साथ में जो इंडिया के 2 लॉ हैं यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, वो दोनों भी। और अभी भी देखना पड़ेगा कि इन सारे के बीच में एक कोहेरेंस किस तरीके से निकल के आता है। क्या ऐसी सिचुएशन है कि हमारे यहाँ पे भी वही क्राइम है और वहाँ पे भी वही क्राइम है? तो जो डुअल क्रिमिनैलिटी है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस जो आर्ग्यूमेंट है वो हो सकते हैं। और यूएसए के अंदर क्या होगा? यूएसए के अंदर गौतम अडानी के पास भी ये राइट है कि जो इंडाइटमेंट इशू हुआ है ये अपनी लीगल टीम के थ्रू ही कैन ऑलवेज अप्रोच द कंसर्न ग्रैंड जूरी कोर्ट और उस फेडरल कोर्ट के अंदर जाके इसको फाइट कर सकते हैं। इंडाइटमेंट जो है वो गलत है और उसको वहीं की वहीं जो इनसफिशिएंट एविडेंस के बेस पे जो प्रोबेबल कॉज है उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट किया जाए और उसको वहाँ खत्म कर दिया जाए। तो ये इनके पास पहला ऑप्शन। और दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट एंड द इंडियन कोर्ट्स कैन ऑलवेज रिफ्यूज द एक्स्ट्राडिशन। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर एक्स्ट्राडिशन हो गया तो फिर इनको यूएस में जाके जो केस है वो लड़ना पड़ेगा। और अगर एक्स्ट्राडिशन हो गया तो उसके 3 आउटकम हो सकते हैं। पहला, कि जैसे हमारे यहाँ केस लड़ा जाता है वैसे वहाँ केस लड़ा जाएगा। सारे जो विटनेसेस हैं उन विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, सारे एविडेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन होगा। तो पहला ये हो सकता है कि यहाँ वहाँ जाके एक्विटल हो जाए। एक्विटल का मतलब कि भाई आपके अगेंस्ट किसी भी तरीके का जो ऑफेंस है वो नहीं बनता है और हम आपको बरी कर रहे हैं। दूसरा, उनका कन्विक्शन हो सकता है। कन्विक्शन में जो भी उनकी पेनल्टी वहाँ दी होंगी वो उनके अगेंस्ट जो है वो इम्प्लीमेंट की जा सकते हैं। लेकिन तीसरा ना एक बड़ा बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि यूएसए में एक तरीका होता है कि अगर आप यूएस अथॉरिटीज़ के साथ एग्रीमेंट कर लो तो उस एग्रीमेंट के बेस पे आप पेनल्टी पे करो और ब्राइबरी से रिलेटेड जो केसेस हैं उसको आप खत्म कर सकते हो। और उसमें 2 तरह के एग्रीमेंट होते हैं, एक डेफर्ड प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट जिसे बोलते हैं डीपीए और दूसरा होता है नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट। दोनों ही सिचुएशन में इनके पास ये ऑप्शन होता है कि आप यूएस गवर्नमेंट के साथ या यूएस अथॉरिटीज़ के साथ एग्रीमेंट करो और उस एग्रीमेंट के बेस पे आप एक पेनल्टी पे करो। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उस पेनल्टी को पे करने के बाद वो केस जो है प्रोसिक्यूशन वो खत्म हो सकता है। तो अगर किसी के अगेंस्ट ये एलिगेशन लगी है कि आपने किसी एक काम को करवाने के लिए रिश्वत दी है या फिर आपने ब्राइब किया है और उसके बाद आपका केस चल रहा है और आप यूएस में जाते हो और वहाँ की अथॉरिटीज़ के साथ एग्रीमेंट करते हो और वहाँ पैसे पे करके केस खत्म कर लेते हो, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो इसके अंदर हो सकती है।
तो अगर इनको केस नहीं लड़ना, एक्स्ट्राडिशन की जो रिक्वेस्ट है वो अलाउ हो गई, तो इनके पास ये ऑप्शन भी रहेगा। अब इसके अंदर पॉलिटिकल क्या है, क्या नहीं है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट कि उन्होंने सही किया, गलत किया। चाहे इंडिया की बात करें, गौतम अडानी ने सही किया, गलत किया, हमें नहीं पता। यूएस से जो यूएस की गवर्नमेंट है, उसने सही किया, गलत किया, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। ग्रैंड जूरी ने सही किया, गलत किया, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ लॉ, और कानून जो बोलेगा उसके हिसाब से ही आपको एक लाइकली आउटकम मिल जाएगा इस पूरी सिचुएशन का।